मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, इंटर कॉलेज। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन के गतिविषयक नियम। वैसे तो आपने इन्हें कक्षा 9 में पढ़ा होगा, पर आज इन्हें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिएगा, जो गैलीलियो थे, उनकी धारणाओं के आधार पर न्यूटन ने 3 नियम दिए। गैलीलियो की धारणा के आधार पर न्यूटन ने 3 नियम दिए। वो तीनों नियम हैं हमारे न्यूटन के गतिविषयक नियम। और चिरसम्मत यांत्रिकी, ये एक ब्रांच है भौतिकी की, उसका एक तरह से मान लीजिए कि उसकी नींव रखी गई यहीं से ही। जब न्यूटन ने ये 3 नियम दिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स नाम की एक फिजिक्स की नई ब्रांच बनी। तो ये जो 3 नियम दिए, ये क्या हैं, थोड़ा इन्हें विस्तृत रूप से समझते हैं। देखो, किसी चीज़ को याद रखना और समझना दोनों अलग अलग बात है। समझ में आने का मतलब होता है उस टॉपिक के बारे में फील करना कि वास्तव में ऐसा कहाँ हो रहा होगा। तो आप अपने आसपास देखते होंगे जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को आप ध्यान से देखो कि जो वस्तुएं हमारे आसपास हैं, क्या वे स्वतः अपनी स्थिति को बदल पाती हैं। उदाहरण के लिए, मेज पे कोई पुस्तक रखी हुई, क्या पुस्तक स्वतः अपने आप चल पड़ेगी? आपने कहा पुस्तक को कि चल यहाँ से इधर चली जा, तो क्या पुस्तक अपने आप चलेगी? तो आप देखते होंगे पुस्तक अपने आप नहीं चलती। यानी पुस्तक अगर विराम में रखी है, तो वो विराम में ही रखे रहना चाहती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि अगर कोई चलती हुई चीज़ है, वो स्वतः अपने आप नहीं रुकती। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा जी, कोई साइकिल चल रही है, उसके पैडल लगाना बंद कर दो, अपने आप रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, वो अपने आप नहीं रुकती। उसके पहियों पे भी कोई बाह्य बल लगता है जो उसे रोकता है। खैर, वो आप जड़त्व में पढ़ चुके होंगे। जड़त्व एक इस चैप्टर का ही टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं वो शॉर्टकट में बताऊंगा कि कोई भी वस्तु स्वतः अपनी स्थिति को नहीं बदल पाती। यदि वस्तु विराम में है तो विराम में रखे रहना चाहती है, और वो गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। आप अपने आसपास प्रकृति में घट रही घटनाओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु स्वतः अपनी स्थिति को नहीं बदल पाती। तो कब बदल पाती है वस्तु अपनी स्थिति को? जब उस पर कोई बाहर से कोई बल लगता है, कोई बाह्य नेट बल लगता है, तो वस्तु अपनी स्थिति को बदल पाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पुस्तक का। पुस्तक मेज पे रखी है, तो पुस्तक को अब रख दो, शाम तक रखी रहेगी, कल तक रखी रहेगी। जब तक आप उस पर बाहर से बल नहीं लगाएंगे, पुस्तक अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगी, अर्थात पुस्तक जहाँ है वहीं पे रखी रहेगी। ये बात आप प्रैक्टिकली देखते भी होंगे। अगर कोई वस्तु विराम में है, मान लो कोई कुर्सी है, या आपके घर में और बहुत सारे सामान होते हैं, वो जहाँ रखे हैं वो अपने स्थान पे ही बने रहते हैं, वो अपने आप अपनी स्थिति को नहीं बदल पाते। ऐसे ही अगर कोई चीज़ गति अवस्था में है तो स्वतः अपने आप नहीं रुक सकती। तो निष्कर्ष क्या निकला कि रुकी हुई वस्तु तो स्वतः चल नहीं सकती, और चलती हुई वस्तु स्वतः। अगर किसी वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को चलाना है तो आपको बाहर से उस पर बल लगाना पड़ेगा, बाह्य नेट बल उस पर लगाना पड़ेगा, परिणामी बल उस पर बाहर से लगाना पड़ेगा, अगर रुकी हुई वस्तु को चलाना है। और अगर चलती हुई वस्तु को रोकना है तो भी आपको उस पर बाहर से बल लगाना ही पड़ेगा। तो ये जड़त्व का नियम है। वैसे आपने इससे पहले लेक्चर में मेरे साथियों ने आपको पढ़ाया होगा या आपने पढ़ लिया होगा। तो ये तो बेसिकली जड़त्व का नियम था। इसी से ही बनता है न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम। तो नियम क्या बन गया, जैसा मैंने आपको समझाया। देखो, न्यूटन ने कोई बहुत बड़ी नई खोज नहीं की, उसका माइंड इतना क्रिएटिव था
कि वो जो घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं उन्हें वो ध्यान से देख के और देखता था कि इसमें क्या सिद्धांत लग रहे हैं। भाई वस्तुएं तो पहले भी, यानी कि न्यूटन से पहले भी अगर अपने स्थान पर रखी रहती होंगी, या न्यूटन से पहले जो वस्तुएं स्वतः चल रही हैं वो बिना बल लगाए रुकती नहीं होंगी। तो प्रकृति में सारे रूल नियम तो हैं, पर उनका ध्यान किसने किया? यहाँ से न्यूटन ने किया। तो ये सारी बातें जो प्रकृति में हो रही हैं, जो कोई वस्तु मान लो विराम में रखी है वो स्वतः नहीं चलती, चलती हुई वस्तु स्वतः नहीं रुकती, ये ध्यान किसने किया? न्यूटन ने किया। तो ये किस नाम से नियम बन गए? न्यूटन के गतिविषयक नियम। तो पहला नियम क्या बताया न्यूटन ने? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य नेट बल ना लगे। नेट बल का मतलब ऐसा नहीं है कि वस्तु पे एक बल इधर से लगाया 5 न्यूटन, इधर से लगाया 5 न्यूटन, तो नेट बल 0 हो गया भाई। तो 0 बल नहीं लगना चाहिए। वस्तु अवस्था को तभी बदलेगी जब उस पर कोई, ये कह सकते हैं, असंतुलित बल लगेगा। असंतुलित का मतलब एक तरफ से ज़्यादा फोर्स, एक तरफ से कम फोर्स। तो प्रथम नियम क्या बन गया? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल अथवा असंतुलित बल न लगे। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ये रूल है एक, ध्यान रखना कि बिना बल के, बिना बाह्य कारक के, बिना बल के ना कोई वस्तु रुक सकती, ना कोई वस्तु चल सकती। अर्थात वस्तु की स्थिति बदलने के लिए आपको उस पर बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा। तो ये नियम आपको पूरी फिजिक्स में आगे कहीं कहीं जगह जगह पे यूज भी होगा। तो ये कंसेप्ट आपको पक्का हो जाना चाहिए कि बिना बल लगाए ना तो कोई वस्तु रुक सकती, चलती हुई वस्तु, और ना रखी हुई वस्तु स्वतः चल सकती। तो जो न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम है, ये हमें बल की परिभाषा भी देता है। एक तरह से मान के चलिए, क्या देता है? बल की परिभाषा। कैसे देता है? आपने परिभाषा में क्या कहा कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। वो बाह्य बल या बाह्य कारक जो कुछ है वही तो बल है। तो उम्मीद है आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा संवेग। क्या पढ़ना पड़ेगा? संवेग। संवेग क्या होता है? ये वैसे तो संवेग आपने कक्षा 9 में पढ़ा, केवल क्या पढ़ा, कितना पढ़ा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये समझो कि एक तरह से याद करने वाली बात होगी, रटने वाली बात होगी। तो पहले कंसेप्ट ये आना चाहिए दिमाग में कि ये संवेग है क्या और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमने क्यों किया। देखिएगा, भौतिक में, फिजिक्स में कोई नई क्वांटिटी तभी डिफाइन की जाती है जब उसके प्रभाव आपके आसपास देखे जाते हैं। किसी चीज़ का कोई प्रभाव आपको बार बार दिख रहा है तो फिर उसे परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई रुकी हुई वस्तु है तो रुकी हुई वस्तु में एक प्रॉपर्टी होती है द्रव्यमान। रुकी हुई वस्तु में सदैव द्रव्यमान तो होगा ही होगा। रुकी हुई वस्तु, कहीं रुकी हुई वस्तु किसी चीज़ को हिट करके उस पर बल नहीं लगा सकती, या रुकी हुई वस्तु किसी चीज़ पे जाके टकरा नहीं सकती, या रुकी हुई वस्तु किसी वस्तु पे टक्कर मार के उसे ऊर्जा नहीं दे सकती। तो द्रव्यमान तो वस्तु में रुकी हुई में होगा ही होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉल है। ये कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान है 1 kg और इसका जो वेग है v, ये है 1 मीटर पर सेकंड। ये बॉल जाके यहाँ किसी दीवार से टकराई, किसी दीवार से टकराई।
दीवार मान लो या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो जिस पे जाके टकराई है, कि जाके टक्कर लगाएगी, तो इस जब ये बॉल चलेगी तो इसका जो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट जो इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, मान लो इसने जाके यहाँ टक्कर मारी, फिर आपने क्या काम करा, बॉल यही रखी, द्रव्यमान इसका 1 किलो ही रखा, इसका वेग बढ़ा दिया, अब ये बॉल जाके दोबारा फिर यहाँ टक्कर मारेगी, पहली टक्कर का प्रभाव दीवार पे ज़्यादा पड़ेगा कि दूसरी का ज़्यादा पड़ेगा? तात्पर्य, बॉल का द्रव्यमान अब भी मैंने 1 किलो ही रखा, पहले वेग कितना था, पहले वेग था 1 मीटर पर सेकंड, फिर वेग कितना कर दिया 2 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही इसी द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान सेम है, ये द्रव्यमान भी सेम है, जैसे ही मैंने इस द्रव्यमान का वेग बढ़ा दिया, तुरंत जब इसने जाके टक्कर मारी तो इसका प्रभाव, पहले प्रभाव दीवार पे ज़्यादा पड़ा था या दोबारा ज़्यादा पड़ेगा? ये या मोटी भाषा में कह सकते हैं कि बॉल ने पहली बार दीवार पे ज़्यादा बड़ी चोट मारी थी या दूसरी बार बॉल ज़्यादा जाके चोट मारेगी? तो आपका उत्तर होगा कि दूसरी बार बॉल कुछ तेज जाएगी, तो जो बॉल दीवार को हिट करेगी वो हिटिंग पावर अब ज़्यादा हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। द्रव्यमान तो नहीं बदला हमने, ऐसे ही आपने अब इस बॉल का वेग कितना कर दिया, मान लो 3 मीटर पर सेकंड कर दिया, द्रव्यमान वही है, फिर जाके बॉल टकराएगी, तो इसका जो इफेक्ट है दीवार पे अब और ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉल का दीवार से टकराने वाला प्रभाव, बॉल का दीवार से टकराने पर जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है दीवार पर, वो कब ज़्यादा होता है? जब आप क्या कर देते हैं, बॉल का वेग बढ़ा देते हैं। तो वेग बढ़ाने से दीवार पर बॉल के टकराने का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब बॉल की जो हिटिंग पावर है दीवार से टकराने की, वो किस पर डिपेंड करती है? वस्तु के वेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान चाहे उसका वही हो जो पहले था। दूसरी बात, ये आपको पता चल गया होगा कि बॉल की दीवार से टकराने की सामर्थ्य कह लो या बॉल की दीवार से टकराने की ताकत कह लो, वो किस पे डिपेंड कर गई? वस्तु के वेग पर। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास ये एक बॉल है जिसका वेग 1 मीटर पर सेकंड है, द्रव्यमान भी इसका 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये जाके यहाँ टकराएगी, अपना प्रभाव डालेगी, पर इसका द्रव्यमान मैंने बढ़ा के इस बॉल को और भारी कर दिया। अब इसका द्रव्यमान बढ़ा के मैंने 2 किलो कर दिया, तो देखो बॉल पहले भी इसी वेग से गई, दोबारा भी इसी वेग से गई, लेकिन अब इस बॉल का दीवार से टकराने वाला जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। पहले बॉल कम प्रभाव डालेगी दीवार पे जब उसका द्रव्यमान 1 kg था, और जब बॉल का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 kg हो गया, वेग वही रहा, तो द्रव्यमान बढ़ने से भी बॉल का दीवार पे टकराने पर जो प्रभाव है, बॉल का जो प्रभाव है, या ये समझ लो मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि बॉल की जो टकराने की हिटिंग पावर है वो बढ़ जाएगी द्रव्यमान के बढ़ते ही। अगर आप और भारी बॉल ले लोगे, वेग वही रखोगे, तो बॉल और ज़्यादा ताकत से जाके दीवार को टकराएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉल का दीवार से टकराने पर दीवार पे जो प्रभाव है, दीवार पे जो प्रभाव है वो प्रभाव द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है और वेग पे भी डिपेंड करता है। फिर से, बॉल का दीवार से टकराने पर, बॉल का दीवार से टकराने पर जो इफेक्ट है दीवार पर, वो इफेक्ट कह लो, प्रभाव कह लो, वो प्रभाव बॉल के द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है और बॉल के वेग पे भी डिपेंड करता है। इस प्रभाव को ही हम कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग कैसे निकलेगा? इन दोनों क्वांटिटी की गुणा करके हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी जो हमें बता देगी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग का इकट्ठा इफेक्ट क्या पड़ता है किसी वस्तु पे। तो इसलिए हम कह देते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग ये बता देता है कि वस्तु में कितनी गति की क्वांटिटी निहित है, यानी कि
एक वस्तु का द्रव्यमान और वेग अगर कोई भी एक बढ़ेगा या दोनों भी बढ़ेंगे तो जो वस्तु चलेगी तो उसमें कितनी, ये समझोगे उसका इफेक्ट कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो कौन बताता है? संवेग। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक कार आ रही है, कार का द्रव्यमान कम होता है, एक ट्रक आ रहा है जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, दोनों एक समान वेग से आ रहे, तो दोनों कहीं जाके अगर टकराएं तो पक्की बात है कि ज़्यादा प्रभाव ट्रक डालेगा कि कार डालेगी। तो देखो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, कार का द्रव्यमान बहुत कम, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा, दोनों एक ही वेग से आ रहे, लेकिन जहाँ जाके टकराएंगे तो पक्की बात है प्रभाव किसका पड़ेगा ज़्यादा? ट्रक का पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि ट्रक का संवेग ज़्यादा है और कार का संवेग कम है। दूसरा उदाहरण देखिएगा। मान लीजिए एक बहुत, इस साइकिल की बात कर लेते हैं। एक साइकिल है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है और वो बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है, और कोई मेरे पास भारी वस्तु है। मान लो भारी वस्तु में आप कुछ भी ले सकते हैं, स्कूटर है कोई, वो बहुत धीमे धीमे आ रहा, बहुत धीमे, साइकिल बहुत तेज आ रही, स्कूटर बहुत तेज आ रहा, स्कूटर बहुत धीमे आ रहा है, साइकिल बहुत तेज आ रही है। तो यहाँ द्रव्यमान साइकिल का तो कम हो गया, स्कूटर का ज़्यादा हो गया, लेकिन साइकिल का वेग ज़्यादा है, स्कूटर का वेग कम है। तो जब जाके साइकिल और स्कूटर टकराएंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो ज़्यादा प्रभाव साइकिल का पड़ेगा क्योंकि उसका वेग ज़्यादा था। तो इससे क्या पता चलता है? तो वेग ज़्यादा था यानी कि ज़्यादा प्रभाव साइकिल का पड़ेगा वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि साइकिल का संवेग ज़्यादा है और स्कूटर का संवेग यहाँ पे कम है। उम्मीद है आपको संवेग समझ में आ गया होगा। तो संवेग वो क्वांटिटी है जो किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को हमें बताती है। संवेग डिपेंड किस पे करता है? वेग पे। इसे डिनोट करते हैं P से। ये संवेग को डिनोट करते हैं P से। ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा कहाँ होती है? इसकी दिशा होती है वेग की दिशा में। इसकी दिशा में, वेग की दिशा में। अब इसका मात्रक बनाइएगा। मात्रक क्या बनेगा इसका? संवेग का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही मात्रक आपने बना दिया। ये मात्रक एसआई पद्धति में हो गया इसका, और या एमकेएस पद्धति में कह दो। और यदि मात्रक सीजीएस पद्धति में बनाना हो तो द्रव्यमान का मात्रक आप ग्राम लेंगे और वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड लेंगे। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब इसका विमीय सूत्र बना लीजिएगा। संवेग का विमीय सूत्र का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र आप जानते हैं m, और वेग का होता है LT-1। तो भाई ये हो गया संवेग का विमीय सूत्र। तो संवेग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मैंने समझाने का प्रयास किया। अब अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो प्रथम नियम पढ़ लिया आपने, संवेग पढ़ लिया। अब आप ध्यान देंगे जरा, गति विषयक द्वितीय नियम। गति विषयक द्वितीय नियम। देखो भाई, पहले आपको समझना पड़ेगा कि संवेग तो आप समझ गए, संवेग परिवर्तन क्या होता है। संवेग परिवर्तन देखिएगा, मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ आपको। ये कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 1 किलो था और इसका वेग मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड था। तो इसका संवेग बताओ भाई। संवेग आप कहोगे, संवेग होगा जी द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान आपने 1 किलो कहा, वेग आपने 2 कहा।
संवेग हो गया इसका 2 किलोग्राम मीटर सेकंड, ये संवेग हो गया भाई। अब आपने इसका वेग बढ़ा दिया, द्रव्यमान 1 किलो का और इसका वेग आपने कर दिया v2 मान लो 4 मीटर पर सेकंड। तो पहली बात तो इसका संवेग बढ़ा, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान अब भी 1 किलो और संवेग इसका हो गया v का मान रख के 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ संवेग 2 था, यहाँ संवेग 4 हो गया। संवेग बढ़ा क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग बढ़ा। वेग क्यों बढ़ा? वस्तु का वेग इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि उस पर बाहर से बल लगा होगा। बिना बाह्य बल लगे वस्तु का वेग नहीं बढ़ सकता, मैं पढ़ा चुका पहले नियम में। तो यानी कि सबसे बड़ी बात क्या हुई कि संवेग पहले 2 था, अब संवेग 4 हो गया। तो संवेग बढ़ा क्यों, वो कारण ढूंढिए। संवेग इसलिए बढ़ा क्योंकि वस्तु का वेग बढ़ा। फिर वेग क्यों बढ़ा? क्योंकि उस पर लगने वाला बल, हमने कोई बाहर से बल लगा दिया। तो बल के लगाते ही, वस्तु पे बल के लगाते ही क्या बढ़ जाता है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो वस्तु का संवेग भी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा बल लगाओगे वस्तु का उतना ज़्यादा वेग बढ़ेगा, अर्थात उतना अधिक संवेग बढ़ेगा। तो ये हुआ हमारा, यानी संवेग के बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? बाह्य बल है। अब यहाँ निकालिए संवेग परिवर्तन, डेल्टा पी। संवेग या डीपी भी कह सकते हैं ऐसे, यदि समय बहुत सूक्ष्म होगा, या ये समझ लो कि आप बहुत छोटा परिवर्तन होगा। तो संवेग परिवर्तन निकालेंगे P2 माइनस P1 करके। P2 हो गया हमारा यहाँ पे 4 और P1 हो गया हमारा यहाँ से 2, तो ये आ गया 2। ये हो गया संवेग परिवर्तन, खाली संवेग परिवर्तन। अब एक टर्म आती है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर। तो देखो ये तो हुआ भाई संवेग परिवर्तन की दर के लिए, यहाँ टाइम से और डिवाइड करेंगे समयांतराल से, तो ये टर्म बनी संवेग परिवर्तन की दर। कंफ्यूज नहीं होना। संवेग परिवर्तन डेल्टा पी, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो जहाँ भी टर्म आती है संवेग परिवर्तन की दर तो क्या आएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब है 1 सेकंड में संवेग में होने वाला परिवर्तन। सीधी बात यह है, संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? 1 सेकंड में संवेग में होने वाला परिवर्तन। ठीक है क्या? ऐसे ही आपने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो संवेग परिवर्तन की दर। तो अब देखो जरा, फिर से वापस आते हैं। वस्तु का संवेग 2 था, फिर संवेग 4 हो गया। संवेग में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि उस पर उसका वेग बढ़ा। वेग क्यों बढ़ा? क्योंकि उस पर बाहर से बल लगा। तो सीधी सी बात है कि वस्तु पे जितना ज़्यादा बाहर से बल लगेगा, वस्तु पे जितना अधिक बाहर से बाह्य बल लगेगा, उसके संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ और ज़्यादा बल लगा देते, अभी तो मैंने कहा कि इसका वेग पहले 2 था, फिर यहाँ आप ज़्यादा बल लगा के इसका वेग 6 कर देते। क्या कर देते? 6 कर देते। तो यहाँ भी 6 आता, तो संवेग कितना आ जाता? 6। संवेग 6 आता। अब संवेग परिवर्तन निकालो, इस संवेग में से घटा के 6 में से 2 गया 4, तो संवेग परिवर्तन कितना आ जाता? 4। अब कितना आ रहा संवेग परिवर्तन? 2। तो जितना ज़्यादा बाहर से क्या लगा दोगे वस्तु पे? बाह्य बल लगा दोगे, उसके संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यही क्या बन गया? न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम बन गया। क्या बना नियम? तो हम इसे लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य नेट बल के अनुक्रमानुपाती होती है।
पर आरोपित बाह्य नेट बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात वस्तु पे जितना ज़्यादा बाह्य बल लगेगा उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हो जाएगा। इसे हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर इसका मैं सदिश रूप में लिखूँ, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, यहाँ कांस्टेंट हो गया हमारा के। एसआई पद्धति में यहाँ एफ, पी और टी के मान इस तरह से चूज़ करते हैं कि के हमारा क्या आ जाए, या लिख देते हैं प्रयोगों से के का मान हमारा क्या आता है 1। तो एफ इजिकल टू क्या आ गया भैया, इसे 1 भर दीजिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये के की वैल्यू 1 हो गई और एफ आपको इतना मिल गया। यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, 0 के लगभग करीब हो, तो आप जानते होंगे, ये आपने प्रारंभिक लेक्चरों में पढ़ा होगा, इसे ऐसे लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में। तो ये हो गया एक तरह से संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वस्तु पर आरोपित बाह्य बल। अब जानते हैं आप संवेग का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ के बाद इधर से देखते हैं, जी ये आप द्रव्यमान तो यहाँ कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। ये देखो dv अपॉन dt, वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की जो दर होती है भैया उसे कहते हैं त्वरण। तो ये इसका फॉर्मूला बन के आ गया गतिविषयक नियम से, बल का एक नया सूत्र बन के आ गया। यहाँ से आप बल को डिफाइन कर सकते हैं या एक नई परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, वस्तु पर लगने वाला बल कहते हैं। या किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। आप यहाँ इसका मात्रक बना सकते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया और त्वरण का हो गया भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। ये बल के मात्रक हो गए। सीजीएस पद्धति में बनाना होगा तो यहाँ किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड एज इट इज़ रहेगा और यहाँ डाइन हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में आपको इसका मात्रक मिल जाएगा। 1 न्यूटन को परिभाषित करना है अगर, 1 न्यूटन कितना होता है, तो यहाँ m को 1 भर लेंगे और त्वरण को भी 1 कर देंगे। तो जो परिभाषा बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। यदि m बराबर 1 किलो हो और a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो f बराबर वैल्यू पुटअप करिए। मैं परिमाण ले रहा हूँ, केवल वेक्टर नहीं लगाऊंगा। ये भी 1, ये भी 1, तो ये क्या आ गया, f बराबर 1 न्यूटन होगा। इसका मतलब यदि आपके पास कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है और आपने इस पर कोई बाहर से बल लगाया, वो बल लगाने से इसमें त्वरण कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। भाई आपके पास 1 किलो की वस्तु और आपने बाहर से कोई अज्ञात बल लगाया, क्या लगाया, अज्ञात बल लगाया, और बल लगाते ही वस्तु का त्वरण कितना दिखाई दिया आपको, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे कि वो अज्ञात बल 1 न्यूटन था। यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर, ठीक है, बल लगाने से उसमें कितना त्वरण आ जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाए, तो आरोपित बल कितना होगा भैया, 1 न्यूटन होगा। ये था आपका गतिविषयक द्वितीय नियम। अब बात करते हैं तृतीय नियम की। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम वैसे तो आप लोगों ने याद कर रखा होगा, जो कि बच्चे 9th में रट लेते हैं, पर थोड़ा सोचो।
मैंने आपको पहले नियम में बताया था कि बिना बल लगाए ना तो वस्तु चलती, रुकी हुई वस्तु चलती नहीं है और चलती हुई वस्तु रुकती नहीं है। तो मेरे हाथ में मान लो कोई बॉल है, मेरे हाथ में कोई बॉल है, वो बॉल आपने अपने हाथ से बल लगा के फेंकी। जब आपने हाथ लगा के बॉल को फेंका तो बॉल क्यों फेंकी? क्योंकि आपने उस पर बल लगाया। बॉल जाके दीवार में लगी और फिर बॉल दीवार पे लगती वहीं चिपक गई, नीचे गिर गई कि वापस आई? तो आप कहोगे कि बॉल तो वापस आई। वापस आई तो पक्की बात है कि बॉल पे कोई बल लगा होगा। बिना बल लगे वस्तु ना चल सकती, ना रुक सकती, ना अपनी गति की दिशा बदल सकती। आपने बॉल को ऐसे फेंका बल लगा के, आपका सवाल है होना चाहिए कि जी बॉल क्यों चली? हमने कहा बल लगा के बॉल को फेंका इसलिए चली। अब जाके दीवार से हिट करी, हिट करके बॉल यहाँ से वापस क्यों आई? तो पक्की बात है कि दीवार ने भी बॉल पे बल लगाया होगा। उस बल ने बॉल की गति की दिशा को, देखो पहले बॉल गई थी ऐसे, अब आई ऐसे, तो जो बल बॉल पर दीवार ने लगाया उस बल ने बॉल की गति की दिशा को भी बदल दिया। तो जब आप क्या करते हैं, बॉल फेंकते हैं, बॉल दीवार पे जाके लगती है, तो पक्की बात है कि बॉल वहाँ नहीं गिर जाती, बॉल वापस आती है। अगर बॉल वापस आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार ने बॉल पे एक बल लगाया है, और वो बल कैसा है? जो बल आपने लगाया था उसका विपरीत है, इसलिए बॉल वापस आ रही है। तो आप ये कहीं भी महसूस कर लो, अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं तो पृथ्वी हर टाइम हमें कहाँ खींचती है? नीचे खींचती है। तो नीचे क्यों नहीं चले जाते? इसलिए नहीं चले जाते कि जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो हम पे ऊपर को बल लगाती है। कितना? उतना बल लगाती है जितने बल से हमें पृथ्वी खींच रही है, इसलिए हम ज़मीन पे खड़े हो पाते हैं। तो इस दुनिया में याद रखना कोई भी अकेला बल मौजूद नहीं है, सिंगल फोर्स इस नेचर में है ही नहीं। सभी फोर्स किस में मिलते हैं? जोड़ों में मिलते हैं। कोई भी फोर्स सिंगल नहीं है। अगर एक बल ऐसे लगाया तो पक्की बात है दूसरा बल ऐसे लगा होगा। तो प्रकृति में जितने बल विद्यमान हैं सभी बल जोड़ों में विद्यमान हैं। तो नियम क्या बनाया न्यूटन ने तीसरा अपना, कि जब आप किसी वस्तु पे एक बल लगाएंगे तो वो जिस वस्तु पे बल लगा वो वस्तु भी पहली वस्तु पे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। तो इसे लिख लीजिए, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जब आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक गोली को आगे को भेजती है, तो जिस टाइम गोली बंदूक से निकलती है तो गोली बंदूक को पीछे को धक्का देती है। तो मैंने बता दिया कि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ये तृतीय नियम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ये आपस में टकराई, तो अगर बी ने ए पर जिस पे बल लगा उसे पहले लिखूंगा, ए पे बल लगाया बी ने, उसका नाम क्या हुआ? FAB। तो बी जब इसे आगे टक्कर मारेगी, बी जब ए को टक्कर मारेगी तो बी किस तरफ धकेलेगी? ए को इस तरफ। तो ये बल लगाया किसने? बी ने। लगा किस पे? ए पर। ऐसे ही जब ए जाके इससे टकराएगा तो ए किस पे बल लगाएगा? बल किस पे लगा? बी पे। लगाया किसने? ए ने। तो सोच के देखो, बी जब इसे टक्कर मारेगी तो बी से इस तरफ धकेलेगी, तो ये बल लगाया बी ने, लगा किस पे? ए पर। और यहाँ ये बल किस पे लगा? बी पे। लगाया किसने? ए ने, इस तरफ। तो हम कहेंगे कि जितना बल FAB है उतना ही बल FBA होगा, पर नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि दिशाएं कैसी होंगी? विपरीत होंगी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।